हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसीएफ का प्रैक्टिस सीट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसीएफ का प्रैक्टिस सीट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सीट नंबर 1 नहीं देख पाए हैं वो देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो साइंटिस्ट के नाम पर है। कौन से साइंटिस्ट के नाम पर? वेबर नाम के साइंटिस्ट के नाम पर है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। ये कौन सा मात्रक है? ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पलट सकता है क्या कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल होता है। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो वेबर है और साथ ही साथ सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मैक्सवेल होता है, साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड, जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये बताया था मैंने आपको, जब चुंबक और कुंडली दोनों आसपास होते हैं, चुंबक के साथ साथ क्या होती है? कुंडली होती है। तो दोनों में जब अपक्षिक गति होती है, मतलब एक चुंबक को इसके पास लेके जाते हैं, कुंडली को पास लेके आएंगे, तो क्या होता है? इसका फ्लक्स क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और उसी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना या विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया? तो चुंबक और कुंडली के मध्य जब भी अपक्षिक गति होगा तो कुंडली में क्या होगा? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती। अभी जस्ट मैंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है वो विद्युत वाहक बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ पे आंसर होगा विद्युत वाहक बल। उसी के कारण यहाँ पे क्या होती है? उसी विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित होता है। और प्रेरित के कारण क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर आएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसी विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है और उसी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे प्रेरित विद्युत क्वेश्चन नंबर 4, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? मैंने बता दिया था कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? लेंज के नियम का। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये मान लो क्या है? कुंडली है। अब इसको इसके पास लेके जाएंगे तो इसके पास लेके, या इसको गोल्ड कुंडली ले लो, एक वृत्ताकार कुंडली ले लो। तो जब इसको इसके पास लेके जाएंगे तो वह उस कारण का विरोध करती जिस कारण से वह क्या हुई? उत्पन्न हुई। तो एन को पास लेके जाएंगे तो एन बन के उसको क्या करेगा? वो अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब उसका विरोध करेगा। मतलब एन बन जाएगा तो इसकी धारा की दिशा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो लेंज का नियम क्या होता है? वह उस कारण का विरोध करती जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब लेंज के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए। देखिए यहाँ से दिशा निकल गई ना। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो दिशा निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेंज के नियम का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। आगे, लेंज का नियम कौन से नियम पर आधारित है? या बोल सकते हो लेंज का नियम कौन से नियम के अनुकूल है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। कैसे? तो जब इसको अपन पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो यही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या नियम लागू हो रहा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो लेंज का नियम कौन से नियम के अनुकूल होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एसीएफ के एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो दिमाग में बैठा लीजिए, लेंज का नियम कौन से नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग करते हैं? तो डायनेमो के लिए कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। और विद्युत मोटर के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, डायनेमो में प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। और सेम चीज़ अगर डीसी मोटर में बात करें तो डीसी मोटर में प्रेरित धारा की दिशा नहीं निकालते, किसकी निकालते हैं? बल की दिशा निकालते हैं। डीसी मोटर में किसका उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर, दोनों उल्टा है। ठीक है, तो डायनेमो में किसका उपयोग करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो प्रेरित धारा की दिशा के लिए। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक कुंडली की विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होना और प्रेरित धारा का उत्पन्न होना। मतलब अब यहाँ पे चुंबक के कारण कुंडली में था, अब कुंडली के कारण कुंडली में परिवर्तन। ये पहली कुंडली है प्राथमिक जिसको बोलते हैं, और ये दूसरी कुंडली इसको बोलते हैं द्वितीयक।
तो प्राथमिक कुंडली में अगर परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसकी धारा के मान परिवर्तित करोगे तो इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा, इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा, इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को बनाया जाता है अन्योन्य प्रेरण। एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होगा, मतलब एक कुंडली में धारा का मान को परिवर्तित करेंगे, दूसरे कुंडली का फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा, जिसके कारण इस द्वितीय कुंडली में क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को ही बोला जाता है कि अन्योन्य प्रेरण बोला जाता है। समझ में आ गया। तो अन्योन्य प्रेरण के लिए कितनी कुंडली चाहिए, 2 कुंडली चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर 2 कुंडली का वहाँ पे रोल है तो समझ जाइए क्या होगा, वहाँ पे अन्योन्य प्रेरण होगा। दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हेनरी होता है। चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व बोलो चाहे स्वप्रेरकत्व बोलो, इन दोनों का जो मान उन दोनों का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, वो क्या होता है, हेनरी होता है। ये दोनों अलग अलग घटना है। ये अन्योन्य प्रेरकत्व है, ये स्वप्रेरकत्व। मतलब खुद की कुंडली में परिवर्तन के कारण एक ही कुंडली होगी, खुद में परिवर्तन करेंगे और खुद में ही क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो वो कहलाएगा क्या, स्वप्रेरकत्व। और एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में अगर परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो ये दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। तो स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। कौन सा मात्रक, ऐसा ही मात्रक। इतना क्लियर। चलिए आगे, ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब जैसे देखिए, जनरेटर जो होता है उसका जो आर्मेचर होता है, कॉइल, ठीक है, कुंडली जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, टरबाइन से। टरबाइन पे पानी गिरती है, टरबाइन घूमने लगता है, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और उसी यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो होता है जनरेटर, जनित्र जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। आगे, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। समझ में आ गया। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, इसके बारे में मैंने लेक्चर लिखा है आपको, आप देख सकते हैं वहाँ पे, मैंने वहाँ पे आपको वीडियो पूरा समझा दिया है कि जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसकी कार्यविधि, उसके बारे में एक पूरा प्रॉपर वीडियो भी है मोटर और जनरेटर का। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था, इसके नियम का प्रतिपादन किया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर और प्रेरित विद्युत दाब बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसकी खोज किसने की थी, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। और धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, किसने बताया था, ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, याद कर लीजिए। ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसकी खोज किसने की थी, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का सूत्र है। तो द्वितीय नियम का सूत्र क्या बोलता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसलिए इसका फार्मूला होता है E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। प्रोपोर्शनल टू हटाते थे, यहाँ पे कांस्टेंट लगता है माइनस के, और k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस इसलिए लगता है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। लेंज के नियम के कारण यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है। समझ में आ गया, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है, वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। तो इसका सूत्र हो गया E = -d∅/dt। ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का सूत्र। ये पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, या ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टेस्ला और गॉस में संबंध है। तो 1 गॉस जो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, या इसको उल्टा करके पूछ सकता है 1 टेस्ला = 10⁻4 गॉस भी हो सकता है। 1 टेस्ला = 10⁻4 गॉस भी हो सकता है। उल्टा कर देंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। अब ये गॉस और टेस्ला क्या है, टेस्ला जो होती है वो ऐसा इकाई होती है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। और ये जो गॉस होती है वो क्या होती है, CGS इकाई होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इकाई होती है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, टेस्ला और गॉस, टेस्ला जो है SI इकाई है और गॉस क्या है, CGS इकाई है। और इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है 1 गॉस = 10⁻4 टेस्ला, या टेस्ला के टर्म में लिखोगे तो 1 टेस्ला = 10⁻4 गॉस होता है। इसको दिमाग बैठा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है। जैसे ये है SI और CGS, तो वैसी वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई होती है, और मैक्सवेल जो होता है वो क्या होती है, CGS इकाई होती है, ठीक है। तो वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध होता है, 1 वेबर = 10⁻8 मैक्सवेल होता है। मतलब 1 वेबर जो SI होता है वो 10⁻8 मैक्सवेल CGS के बराबर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, DC मोटर में लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। तो कौन से नियम का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, डायनोमो में धारा की दिशा निकालते हैं और DC मोटर में लगने वाले बल की दिशा निकालते हैं। तो डायनोमो में धारा की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं,
ठीक है। और डीसी मोटर में लगने वाली बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था डीसी मोटर जनरेटर का, उसके में आपको बता चुका है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 15। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली। यहाँ से आप देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, उस धारा को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। तो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा। मैंने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अगर इसी को बोला जाए परिमाण तो परिवर्तित हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होती, तो वो कौन सी धारा होती है, तो वो दिश धारा होती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो तो प्रत्यावर्ती धारा, परिमाण परिवर्तित हो या ना हो लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी धारा होगी, दिश धारा होगी। ये दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो पूर्ण चक्र में जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, तो अर्ध चक्र में औसत मान होता है 2I0/π धनात्मक में, और ऋणात्मक अर्ध चक्र में होता है -2I0/π होता है, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2I0/π -2I0/π, जब दोनों जोड़ेंगे दोनों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक धनात्मक में एक ऋणात्मक में है, जो वैल्यू धनात्मक में है वही वैल्यू क्या है, ऋणात्मक में भी है। तो इसका मतलब एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जितनी वैल्यू धनात्मक अर्ध चक्र में होती है उतनी वैल्यू ऋणात्मक अर्ध चक्र में। जब दोनों को ऐड करके जब औसत निकालेंगे तो धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो I0/√2 होता है। ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और इसी को जब सॉल्व करते तो ये आता है 0.707 I0, मतलब 1/√2 को जब सॉल्व करते हैं तो उसका मान आता है 0.707 I0। तो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, उसके अलावा ये भी हो सकता है। अब इसी को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70.7% ऑफ I0, मतलब I0 का कितना परसेंट होता है, 70.7% होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का कितना परसेंट होता है। तो धारा के शिखर मान का कितना परसेंट होता है, 70.7% होता है। तो यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान शिखर मान का कितना परसेंट होता है। तो मैंने बताया था कि जो औसत मान होता है अर्धचक्र में, ठीक है, या धनात्मक अर्धचक्र की बात करो, कितना होता है, 2I0/π होता है। जब इसको सॉल्व करते तो ये आता है 0.637 I0। इसका मतलब है 63.7% ऑफ क्या होता है, I0 होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का जो औसत मान होता है वो शिखर मान का कितना परसेंट होता है, 63.7% होता है। समझ में आ गया। तो सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहा हूँ, पूरे चक्र में औसत मान कितना होता है, शून्य होता है एक पूर्ण चक्र में। और सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र की बात करूँ तो कितना होता है, 63.7% ऑफ I0। और ऋणात्मक में भी कितना होगा, 63.7% ऑफ I0। मतलब जो वैल्यू धनात्मक होती है वही वैल्यू क्या होती है ऋणात्मक में। अंतर किसमें है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान शिखर मान का कितना परसेंट होता है, 63.7% होता है, 63.7% होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्यावर्ती धारा किस प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। कौन से प्रभाव को, ऊष्मीय प्रभाव को। यहाँ पे रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती, इसको याद कर लो, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ कौन सी प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव किसको प्रदर्शित नहीं करती, तो रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो भारत में कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये होती है 50 हर्ट्ज, इसको बोलते हैं 50 चक्र पर सेकंड होती है। मतलब भारत में ये फिक्स वैल्यू है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 चक्र पर सेकंड। प्रति सेकंड कितना चक्र होता है, 50 चक्र होता है। समझ में आ गया। तो इसको याद कर लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा की भारत में आवृत्ति कितनी होती है, 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। आगे
संधारित्र किस धारा को रोक, संधारित्र डिश धारा को रोक देती है। इसका आगे कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कि संधारित्र जो है डिश धारा को क्या करती है, रोक देती है। तो ये आपको 12वीं के लेवल का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। संधारित्र का जो प्रतिघात होता है उसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा c, XC बराबर 1/ओमेगा c। जब इसको सॉल्व करते तो ये आता है 2πfc। अब देखिए, अब संधारित्र किस धारा को होती है, डिश धारा। तो डिश धारा का जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो जब ये शून्य होगा तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 का मान होता है अनंत। इसका मतलब जो संधारित्र है उसकी प्रतिघात क्या होगी, अनंत होगी। प्रतिरोध क्या होगी, अनंत होगी। प्रतिघात जो है, प्रतिघात मतलब प्रतिरोधी होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो प्रतिघात अगर अनंत हो जाएगी तो धारा को क्या करेगी, वो रोक देगी। समझ में आ गया। प्रतिघात मतलब रुकावट होता है, तो रुकावट अगर अनंत हो जाएगा तो धारा को पास करने देगा क्या, नहीं देगा। इसलिए बोल सकते हैं संधारित्र जो है किस धारा को रोकती है, डिश धारा को रोक देती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, संधारित्र किस धारा को रोक देती है, तो डिश धारा को रोकती है। क्यों रोकती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, जिसके कारण प्रतिघात का मान क्या होता है, शून्य होता है। प्रतिघात का मान क्या होता है, शून्य नहीं अनंत हो जाता है। मतलब आवृत्ति शून्य होने के कारण प्रतिघात का मान क्या होता है, अनंत हो जाता है। इसलिए उसको क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कवर करेगा। डिश धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो मैंने अभी बता दिया आपको, शून्य होती। तो ये क्वेश्चन दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। डिश धारा की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है। और प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, भारत में कितनी होती है, 50 होती है। इसका मतलब प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, डिश धारा की आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए क्या होगी, शून्य होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को नियंत्रित करती है कौन, चोक कुंडली। तो चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यवर्ती धारा को नियंत्रित करने का क्या करती है, काम करती है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्यवर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है, चोक कॉइल जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान 5√2 एम्पियर है। मतलब I0 का मान दिया, धारा का अधिकतम मान दिया कितना, 5√2 एम्पियर दिया हुआ है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो मैंने बताया धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है, धारा के वर्ग माध्य मान को बोलते हैं IRMS मान। इसी को DC मान बोलते हैं। धारा का कौन सा मान, DC मान। ठीक है, तो IRMS का जो फार्मूला होता है वो होता है I0/√2 होता है। अब यहाँ पे I0 का मान कितना दिया है, 5√2 दिया है, और नीचे क्या है, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान अगर 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, 5 एम्पियर का होगा। इतना क्लियर हुआ। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से। दोस्तों उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट 2 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट 1 में भी मैंने 25 क्वेश्चन दिए थे आपको, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस नंबर सेट 2 के आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई तरह कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपको आंसर भी याद हो जाए, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे के लेक्चर में आगे के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।